देश के सबसे लंबे और खूनी आंतरिक संघर्षों में से एक ऐसी लड़ाई जिसने जंगलों को बारूद से भर दिया, जहां कभी संविधान से ज्यादा बंदूक की आवाज सुनी जाती थी, जहां हजारों युवा यह मान बैठे थे कि लोकतंत्र गरीबों के लिए नहीं बना, और जहां क्रांति के नाम पर एक पूरी पीढ़ी ने अपनी जवानी जंगलों में गुजार दी, जिसने युवाओं को यह भरोसा दिलाया कि बदलाव वोट से नहीं बंदूक से आएगा। कई लड़के लड़कियां कॉलेजों और गांवों से सीधे जंगलों की ओर चले गए, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाएं अक्सर बेहद शांत दृश्यों में दिखाई देती हैं। आज वही कहानी फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार जंगल में नहीं, न गोली की आवाज है, न पुलिस ऑपरेशन, न कोई मुठभेड़, बल्कि एक परीक्षा कक्ष है जहां सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठकर परीक्षा दे रहा है। उस आदमी का नाम है देवजी, जो माओवादियों का शीर्ष नेता हुआ करता था। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। जगतियाल के एक परीक्षा कक्ष में बैठा एक बूढ़ा आदमी अचानक खबर बन जाता है। कभी जंगलों में बंदूक लेकर घूमने वाला पूर्व माओवादी नेता देवजी अब 42 साल बाद इंटरमीडिएट की तेलुगु की परीक्षा दे रहा है। पहली नजर में यह कहानी भावुक लगती है। मीडिया इसे क्रांति से शिक्षा तक की यात्रा बता रहा है, कुछ लोग इसे जीवन का पुनर्जन्म कह रहे हैं। लेकिन यदि इस दृश्य को केवल प्रेरणादायक प्रसंग मान लिया जाए तो हम भारत की एक लंबी राजनीतिक त्रासदी को समझने से चूक जाएंगे। यह सिर्फ एक आदमी के परीक्षा देने की कहानी नहीं है, यह उस पीढ़ी का आईना है जिसने व्यवस्था से निराश होकर बंदूक उठाई और अंततः उसी व्यवस्था के दरवाजे पर लौटकर शिक्षा, कानून और संस्थाओं में आश्रय ढूंढना पड़ा। यह भारतीय वाम उग्रवाद की पूरी वैचारिक यात्रा का संक्षिप्त रूप है, रोमांटिक क्रांति से लेकर राजनीतिक पराजय तक। 1980 के दशक का ग्रामीण तेलंगाना केवल भूगोल नहीं था, वह विस्फोटक सामाजिक असमानताओं का मैदान था। जमींदारी मानसिकता, भूमिहीन दलितों की पीड़ा, आदिवासियों का विस्थापन, पुलिस दमन और प्रशासनिक उपेक्षा ने हजारों युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि लोकतंत्र गरीबों के लिए नहीं बना। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वामपंथी क्रांतिकारी राजनीति का प्रभाव बढ़ा। उस दौर में बंदूक केवल हथियार नहीं थी, उसे न्याय का शॉर्टकट समझा गया। देवजी जैसे युवाओं ने किताबें छोड़कर जंगल इसलिए नहीं चुने कि उन्हें हिंसा से प्रेम था, उन्होंने यह रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि संवैधानिक राजनीति शोषितों के लिए बंद दरवाजा है। लेकिन यहीं से भारतीय माओवादी आंदोलन की सबसे बड़ी विडंबना शुरू होती है। जिस आंदोलन ने खुद को गरीबों और वंचितों का रक्षक बताया, उसी आंदोलन ने सबसे अधिक नुकसान उन्हीं गरीब इलाकों को पहुंचाया। जिन जिलों में माओवादी प्रभाव बढ़ा, वहां स्कूल भवन उड़ाए गए, सड़कें नहीं बन पाई, शिक्षक भाग गए, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हुई और पूरा सामाजिक जीवन भय के घेरे में कैद हो गया। बंदूक ने राज्य को चुनौती दी, लेकिन उसके बीच सबसे पहले कुचला गया गांव का सामान्य जीवन। आज जब देवजी परीक्षा हॉल में बैठकर तेलुगु का पेपर लिखते हैं तो यह केवल व्यक्तिगत अधूरापन भर नहीं है, यह उस विचारधारा की असफलता का भी मौन स्वीकार है जिसने शिक्षा से ज्यादा बंदूक को महत्व दिया। यह वही आंदोलन था जिसने दशकों तक युवाओं को यह समझाया कि व्यवस्था को बदलने के लिए संस्थाओं को नष्ट करना जरूरी है। लेकिन अंततः उसी आंदोलन के पुराने कार्यकर्ता अब कानून पढ़ना चाहते हैं, अदालतों की भाषा समझना चाहते हैं और संवैधानिक ढांचे के भीतर गरीबों की मदद करना चाहते हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक अर्थ है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी धीमी लेकिन टिकाऊ प्रकृति है। लोकतंत्र तुरंत न्याय नहीं देता, उसमें भ्रष्टाचार है, असमानताएं हैं, राजनीतिक अवसरवाद है, लेकिन उसके भीतर सुधार की संभावना भी बनी रहती है। बंदूक का रास्ता तेजी से आकर्षित करता है क्योंकि वह क्रोध को दिशा देता है, लेकिन बंदूक अंततः समाज को स्थायी समाधान नहीं देती, वह केवल एक और हिंसक सत्ता संरचना पैदा करती है। माओवादी आंदोलन का संकट यही था कि उसने राज्य की हिंसा का जवाब वैकल्पिक लोकतंत्र से नहीं बल्कि समानांतर हिंसा से दिया। परिणाम यह हुआ कि जिन इलाकों को सामाजिक न्याय का मॉडल बनना था, वे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच युद्ध भूमि बन गए। गरीब आदमी दो गोलियों के बीच फंस गया, एक राज्य की, दूसरी क्रांति की। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान ने भी लंबे समय तक समस्या की जड़ों को समझने से इनकार किया।
दिल्ली और राज्य सरकारों ने आदिवासी इलाकों को केवल सुरक्षा समस्या की तरह देखा। भूमि सुधार अधूरे रहे, वन अधिकारों पर संघर्ष चलता रहा, खनन कंपनियों और स्थानीय आबादी के बीच टकराव बढ़ा। यदि सामाजिक अन्याय न होता तो माओवादी आंदोलन को इतनी जमीन कभी नहीं मिलती। इसलिए केवल माओवादियों को दोष देकर राज्य अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ यह भी उतना ही सत्य है कि किसी भी आंदोलन की नैतिक वैधता तब खत्म हो जाती है जब वह बच्चों से स्कूल छीनने लगे। क्रांति का दावा करने वाले समूह जब गांव में भय का वातावरण पैदा करते हैं, विकास कार्यों को रोकते हैं, स्थानीय युवाओं को हिंसा की मशीनरी में झोंकते हैं, तब वे स्वयं उस दमनकारी संरचना का हिस्सा बन जाते हैं जिसके खिलाफ वे लड़ने निकले थे। देवजी की परीक्षा इसीलिए प्रतीकात्मक है। यह एक बूढ़े आदमी की निजी जीत से ज्यादा एक राजनीतिक पराजय का दस्तावेज है। जंगलों में बिताए गए 4 दशक अंततः उसे वापस उसी जगह ले आए जहां से वह निकला था। किताब, भाषा और परीक्षा कक्ष, यह दृश्य भारतीय लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। बंदूक ने उसे भय दिया, पहचान दी, शक्ति दी होगी, लेकिन अधूरा छोड़ा गया तेलुगु का पेपर उसकी आत्मा में अटका रहा। क्योंकि मनुष्य केवल वैचारिक प्राणी नहीं होता, वह सांस्कृतिक और शैक्षणिक आकांक्षाओं से भी बना होता है। इस कहानी में तेलुगु भाषा का प्रतीक भी महत्वपूर्ण है। अधूरी रह गई परीक्षा अंग्रेजी या गणित की नहीं, तेलुगु की थी। यानी अपनी भाषा, अपनी सांस्कृतिक जड़ों और अपनी पहचान से जुड़ा अधूरापन। एक समय जो व्यक्ति क्रांतिकारी नारों से व्यवस्था को चुनौती दे रहा था, आज वही अपनी मातृभाषा में उत्तर लिखते हुए दिखाई देता है। इतिहास कभी कभी इतनी गहरी विडंबनाएं रचता है कि वे किसी राजनीतिक भाषण से ज़्यादा असरदार हो जाती हैं। కొన్ని కారణాల రీత్యా పింక్ పేపర్ రాయలేదు. నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ నా స్టడీని కొనసాగించాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవ్వడానికి వచ్చింది. కొన్ని కారణాల రీత్యా పింక్ పేపర్ రాయలేదు. నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ నా స్టడీని కొనసాగించాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవ్వడానికి వచ్చింది. आज भारत में वाम उग्रवाद तेजी से सिमट चुका है। सुरक्षा अभियानों ने उसे कमजोर किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे उसकी वैचारिक जड़ता ने कमजोर किया। दुनिया बदल गई, भारत बदल गया, गांव में मोबाइल पहुंच गए, सड़कें बनी, नई पीढ़ी नौकरी और माइग्रेशन के सपने देखने लगी। लेकिन माओवादी नेतृत्व अभी भी 20वीं सदी की क्रांतिकारी भाषा में अटका रहा। परिणाम यह हुआ कि वह जनता से कटता गया। जो युवा कभी जंगल की ओर जाते थे, अब प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की ओर जाते हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी है। फिर भी यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा कि समस्या खत्म हो गई। जिन सामाजिक कारणों ने उग्रवाद को जन्म दिया, भूमिहीनता, बेरोजगारी, आदिवासी विस्थापन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और ग्रामीण अपमान, वे आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। यदि लोकतांत्रिक संस्थाएं न्याय देने में विफल रहेंगी तो उग्र विचारधाराएं नए रूपों में लौटेंगी। इसलिए राज्य को केवल सुरक्षा विजय का उत्सव नहीं बनाना चाहिए, उसे न्यायपूर्ण विकास का मॉडल भी बनाना होगा। देवजी की कहानी अंततः भारत की राजनीतिक यात्रा का रूपक बन जाती है। एक देश जिसने हिंसा, वैचारिक अतिवाद और असमानताओं के बीच भी लोकतंत्र को बचाए रखा। एक पीढ़ी जिसने बंदूक में मुक्ति खोजी और अंत में शिक्षा में आशा देखी। और एक समाज जो अब भी इस प्रश्न से जूझ रहा है कि परिवर्तन का रास्ता क्या हो, विनाश या संस्थागत सुधार। जगत्याल के उस परीक्षा कक्ष में केवल एक बूढ़ा आदमी उत्तर नहीं लिख रहा, वहां भारतीय राजनीति का एक लंबा अध्याय चुपचाप अपना आत्मस्वीकार भी दर्ज कर रहा था। फिलहाल जगत्याल के उस परीक्षा कक्ष से निकली यह तस्वीर हमें इतना ज़रूर याद दिलाती है कि अंततः समाज को स्थायी रास्ता किताबें देती हैं, गोलियां नहीं। और शायद इसी वजह से 42 साल बाद तेलुगु का वह अधूरा पेपर बंदूक से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।